आज की स्टोरी टाइम ट्रैवल स्टोरी है जिसमें हमारी फीमेल लीड टाइम ट्रैवल कर कर पास्ट टाइम में चली जाती है और उसकी सोल एक फैटी सी वुमेन के अंदर आ जाती है। हमारी फीमेल लीड वहाँ पर कैसे सरवाइव करती है ये तो हमें स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड मिंगसी को देखते हैं और वो ना यहाँ पर किसी का ऑपरेशन कर रही होती है। वो बहुत अच्छी डॉक्टर होती है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सभी लोग उसके कलीग्स यहाँ पर उसे कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। जैसे ही मिंगसी थोड़ा सा आगे जाती है वैसे ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। गिरते साथ ही वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट टाइम में आ जाती है। ऊपर से एक गोलू मोलू सी फैटी सी लड़की के अंदर मिंगसी को जैसे होश आता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचती है कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ वहाँ दिख रही होती है। उसके बगल से हमारा मेन लीड होता है जिसका नेम मिस्टर फू होता है। मिस्टर फू तो यहाँ पर गुस्से में कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। मिंगसी तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रही होती है और सोचती है ये बंदा कौन है। तभी उसे इस बंदे की लाइफ के थोड़े से फ्लैशबैक आते हैं। यहाँ पर इसने ही मिस्टर फू के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और जैसे ही वो पी लेता है उसे नशा चढ़ने लग गया था। और जैसे ही उसे नशा चढ़ जाता है यहाँ पे मिंगसी कह रही होती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और तुम मुझसे भाग भी नहीं सकते और उसकी तरफ दांत दिखाते हुए आ रही होती है और कहती है कि हमारी मैरिज को पूरे 3 साल हो गए हैं लेकिन तुमने मुझे टच तक नहीं किया। मुझे आज रात तुम्हारे साथ अपनी मैरिज कंप्लीट करनी है। तो जैसे ही उसके क्लोज आती है वो तो दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता। तभी मिंगसी जैसे बेड के ऊपर आती है उसके वेट की वजह से बेड के ऊपर का हिस्सा उनके ऊपर ही गिर जाता है। उसी दौरान वो लोग बेहोश हो गए थे। यहाँ पर फिर मिंगसी अपना फेस मिरर में देखती है और शौक होते हुए सोचती है ये मैं हूँ, मैं इतनी कद्दू सी कैसे हो गई, मैं तो पतली दुबली सी थी। फिर वो सोचती है अरे नहीं, मैं तो नॉवल पढ़ रही थी, ये स्टोरी थी जिसमें ये कद्दू सी वुमेन सबको परेशान करती है और मैं टाइम ट्रैवल करके 70th सेंचुरी में आ गई हूँ। ऊपर से इस फैटी सी वुमेन के अंदर मिस्टर फू को तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। मिंगसी कहती है कि क्या आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है? मैं वो मेडिसिन अपने ग्रैंडमा के क्लिनिक से चुराई थी। आई थिंक दवा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे टाइम रहते ठीक नहीं किया गया तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहने की बजाय ऊपर जाना पसंद करूंगा। उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, बाकी का तुम खुद देख लो और वहाँ से भाग जाती है। बाद में मिंगसी जैसे बाहर आती है तभी यहाँ पर उसे कुछ बच्चे देखकर भाग जाते हैं। मिंगसी कंफ्यूज थी और सोचती है ये बच्चे मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं। वो बच्चे बोलते बोलते भाग रहे होते हैं कि ये मुटकी हमें फिर से परेशान करेगी और हमारा सारा सामान ठूस के खा लेगी। तभी मिंगसी थोड़ा आगे जाती है और वहाँ पर एक आंट होती है। आंट तो उसे देखते साथ ही चिल्लाने लगी थी, तुम दिन भर कैप्टन फू के बैनर को लेकर मुफ्त में सब जगह खाती रहती हो, 3000 युआन का खाना तुम अकेले ठूस लेती हो। मुझे लगता है तुम्हारी वजह से तुम कैप्टन मू को भी बदनाम कर रही हो। मिस्टर फू बहुत अच्छे इंसान है। मिस्टर फू का सबसे बुरा सीन बस ये है कि वो तुमसे मैरिज कर लिए हैं। उन्हें तो बहुत पहले ही तुमसे डिवोर्स ले लेना चाहिए था। तुम्हें वो माउंटेन विलेज में तुम्हें वापस भेज देना चाहिए। मिंगसी मन में सोचती है क्या ये बंदी इतनी बुरी है जिसे सब कोई नफरत करता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर एक बेबी बॉय खा रहा होता है कुछ, वो उसका चुरा कर कुछ सारा का सारा खा लेती है। वो बेबी बॉय तो रोने लग गया था। फिर एक आंटी के जाकर मुर्गा चुरा कर भाग रही होती है और उसके पीछे वो आंट झाड़ू लेकर पड़ी हुई थी। मिंगसी सोचती है ये बंदी तो कितनी ज्यादा बदतमीज थी, इज्जत का सारा कचरा मचा कर रखी हुई है, इसकी हरकतों से तो मुझे खुद शर्म आ रही है। लगता है मैं किसी बदमाश वुमेन के बॉडी में आ गई हूँ। फिर वहाँ पर एलिन आती है जो कि एक डॉक्टर होती है। यहाँ पर तो सभी लोग उससे अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं। एक आंट कहती है कि अगर ये मिंगसी नहीं होती तो कैप्टन फू ने तो एलन से ही मैरिज कर लेनी थी, जो कि एक रिस्पेक्टफुल वुमेन है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। एलन भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा कर बोल रही होती है कि आंटी आप ऐसा मत कहिए, मिंगसी के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलिए, मैं उसे ब्लेम नहीं करती। ये आंट कहती है कि आप बस दूसरों की परवाह करती हैं। यहाँ पर तो ये लोग बातें करने लगे थे और कहते हैं कि मैंने सुना है कि कैप्टन फू की मैरिज को पूरे 3 साल हो गए, फिर भी उन्होंने इस फैटी वुमेन को टच तक नहीं किया। कैप्टन फू निश्चित रूप से आपका वेट कर रहे होंगे। एलन कहती है कि आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं और शर्मा कर बोल रही होती है। मिंगसी कहती है यहाँ पर तो मिंगसी एलन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और जानबूझकर वो कहती है कि कल रात हमारे बीच सब कुछ हो गया, अभी तक मेरी कमर में दर्द है। यहाँ पर एक वुमेन कहती है कि लगता है इनके बीच अच्छा रिलेशन है। यहाँ पर तो एलन को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मन में सोचती है मुटकी कहेंगी तुझे मैं देख लूंगी, ये डिवोर्स में कैप्टन फू तो जल्द से जल्द करवा दूंगी। मिंगसी घर आती है और घर आकर वो तो शॉक हो जाती है, पूरा घर बिल्कुल बिखरा हुआ था। मिंगसी सोचती है कैसी बंदी थी, पूरा घर फैला कर रखा हुआ है, इतना गंदा घर है कि पानी पीने तक का मन नहीं कर रहा। फिर बेचारी मिंगसी पूरा घर साफ करती है। फिर मिंगसी सोचती है इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है।
फिर वो कहती है इसने तो अपने बाल भी लगता है पता नहीं कितने दिन से नहीं धुले। फिर वो जल्दी से जाकर बात लेती है और आकर बेड पर लेट जाती है। बाद में मिस्टर फू आते हैं। वो घर को साफ सुथरा देखकर तो शॉक हो गए थे। फिर वहाँ पर मिंगसी आती है। मिंगसी भी अच्छी तरीके से रेडी हुई थी। मिंगसी सोचती है मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस वजह से मुझे अपने हस्बैंड से अच्छे रिलेशन रखने होंगे। मैं इस 70 सेंचुरीज में भी अपनी करियर स्टार्ट कर सकती हूँ मेडिकल में। मिस्टर फू तो शॉक होकर मिंगसी को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि इस वुमन ने आज बात कहाँ से ले लिया। वो यहाँ पर मिंगसी उसको कलाई पकड़ कर कहती है कि तुम्हारा स्मूथ है बहुत कलाई। कैप्टन फू कहते हैं मुझे सेड्यूस करने की कोशिश भी मत करना। मिंगसी तो बहुत स्वीटली बात करती है और कहती है कि तुमने गलत समझा, तुम सुबह जल्दी चले गए थे ना, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। मैंने अभी नूडल्स बनाया है, चलो मैं आपको एक बाउल में देती हूँ। वो कहते हैं कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मुझे डिवोर्स लेने के लिए तुमसे इसकी मंजूरी दे दी है। मिंगसी सोचती है मुझे याद है जहाँ पर ये बंदी पहले रहती थी वहाँ पास तो बहुत करीबी है और वहाँ तो लाइट भी नहीं रहती, पानी की समस्या भी है, मैं माउंटेन जैसी जगह में कैसे रह पाऊंगी। मिंगसी कहती है कि मुझे पता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा बदतमीज थी और अज्ञानी भी थी, मैं तुमसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं दोबारा उस पागलों से गुस्सा नहीं करूंगी। चलो डिवोर्स नहीं लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हो गया तुम्हारा हर बार का यही है, डिवोर्स के नाम पर तुम हर बार ऐसे ही एक्टिंग करती हो, फिर वैसे ही बिहेव रहता है तुम्हारा, बस हमारा डिवोर्स होगा तो होगा ही। मिंगसी सोचती है इस बंदी ने तो बहुत सारे कांड करके गई है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे दूसरा चांस मिलेगा भी कि नहीं। अब लगता है कि मुझे माउंटेन में जाकर ही अपना मेडिकल का सारा करियर स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर वो फू से कहती है मैं एक बाउल नूडल्स खा लूँ फिर चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो जल्दी जल्दी खा लेती है और फिर उसको वॉश करने के लिए ले जाती है। सो तो यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि आज ये डिश वॉश करने के लिए कैसे चली गई, और वो घर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये इसे नहीं लगता है साफ किया है पूरा घर, आज लाइफ में तो तेल की बोतल तक गिर जाए ये उसे साफ नहीं करती थी, इसके अंदर आलस तो कूट कूट कर भरा था, क्या ये अपनी इच्छा से पूरा घर साफ करके रखी हुई है। फिर यहाँ पर वो सोचता है नहीं हो सकता है कि उसके कोई चाल हो ताकि मैं उसको डिवोर्स ना दूं। फिर यहाँ पर मिंगसी आ जाती है और कहती है कि चलो अब हम डिवोर्स ले लेते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं डिवोर्स के बाद तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, ये 10 सालों तक तुम्हें खाने पीने और कपड़ों की चिंता नहीं होगी, डिवोर्स के बाद भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, चलो अब शांति से अलग हो जाते हैं। मिंगसी मन में सोचती है ये कितना अच्छा मैन है, इस बंदे ने कितने ज्यादा कांड किए फिर भी ये ऐसे बोल रहा है, ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि अब मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मिंगसी कहती है कि थैंक यू। फिर वो दोनों जाने वाले थे तभी डोर पर एक गार्ड आ जाता है और वो कहता है कि हमारा एक शोल्डर चट्टान से गिर गया है जिससे उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लग गई है। जैसे वो लोग जाते हैं मिंगसी तो उस बंदे की हालत देखकर समझ जाती है कि इसको पैर में बहुत तेज चोट लगी है। मिंगसी यहाँ पर वो साइड से कुछ जड़ी बूटियां लेने लग गई थी तभी वहां पर एलिना जाती है, उस बंदे को ट्रीट करने लग गई थी। मिंगसी कहती है कि ये गलत इंजेक्शन लगा रही है, इससे उसका और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो बहुत कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन यहाँ पर कैप्टन फू से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह के मैटर में इन्वॉल्व मत हो, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मिंगसी कहती है कि इस जड़ी बूटी को यूज करने से उसका ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। वो तो उसकी बातों में बिलीव नहीं करता, इस वजह से वो अपने हैंड पे थोड़ा सा कट कर लेता है, फिर उस जड़ी बूटी को लगाता है तो वाकई में उसका ब्लड नहीं निकलता और बंद हो जाता है। फिर ना वो उस बंदे की भी जड़ी बूटी लगा देता है। हेलेन तो यहाँ पर उसे इंजेक्शन लगा देती है। थोड़ी देर बाद तो उस बंदे की तबीयत खराब होने लगी थी, सभी लोग घबरा जाते हैं। हेलेन कहती है कि इसको हमें ठीक करने के लिए इसका पैर ही काटना पड़ेगा। मिंगसी कहती है कि ये करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इसे आसानी से सही किया जा सकता है। यहाँ पर तो उस बंदे की हालत खराब हो रही होती है। मिंगसी कहती है कि मुझे देखने दो इसे। कैप्टन वो सोचता है कि इसका बिहेव पहले से बहुत ज्यादा बदला बदला सा है, क्या ये वाकई में इसे ठीक कर पाएगी। फिर वो सोचता है कि मुझे एक चांस इसे देना चाहिए। यहाँ पर वो मिंगसी को बोलता है कि तुम ट्रीट करो। पर तो एलिन चिल्लाने लगी थी कि इस अनपढ़ जाहिल ने अभी तक एक मेडिकल की बुक नहीं पढ़ी और ये ट्रीट करेगी। कैप्टन वो कहता है कि डॉक्टर एलिन अब आपका निर्णय लेने की बारी नहीं है, आपने जो करना था कर लिया, आप प्लीज शांति से साइड हट जाइए। यहाँ पर एलिन सोचती है आज पहली बार कैप्टन फू ने इस मुटकी की वजह से मुझ पर चिल्लाया है। फिर यहाँ पर वो गुस्से में पूरे गाँव वालों को बुलाने लग गई थी, कहती है कि ये देखिए इसने कुछ पढ़ा वढ़ा कुछ भी नहीं है और ट्रीट करने चली है। यहाँ पर तो सभी लोग आकर मिंगसी के खिलाफ बोलने लग गए थे। मिंगसी कहती है कि मुझे जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा, इसलिए इसे रूम में ले चलो। फिर यहाँ पर उसे रूम में ले जाया जाता है और यहाँ पर मिंगसी बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह उसका इलाज कर रही होती है और साइड से वो ये सब देख रहा होता है। फिर मिंगसी बाहर आती है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल निकलता है। मिंगसी देखती है कि उसके हैंड पे वही कट का निशान लगा हुआ है। मिंगसी उसे कहती है कि तुम्हारी चोट बस उस जड़ी बूटी से सही नहीं होगी, इसमें मेडिसिन लगानी पड़ेगी। फिर वो उसे मेडिसिन लगाती है। वो यहाँ पे सोचता है आज ये कितनी बदली बदली सी लग रही है। वो सोचता है कि मुझे मिंगसी से मैरिज करने के लिए फोर्स किया गया था, उसका पास्ट टाइम का बिहेवियर बहुत ज्यादा बुरा था, अगर मिंगसी मेरे साथ अच्छा बिहेव करती है तो मैं उसके साथ रहना चाहूंगा। तभी वहाँ पर मिंगसी आती है और कहती है कि
चलो डिवोर्स ले लेते हैं। कैप्टन को लगता है कि मिंगसी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, इस वजह से वो डिवोर्स लेने के लिए अभी नहीं सोच रहा था। फिर वो एक्सक्यूज बनाते हुए कहते हैं कि मेरा वो शोल्डर जो है वो ठीक हो जाए, वो मेरा साथी भी है, तब मैं जाकर फिर डिवोर्स ले लूंगा। खैर वो तो इतना एक्सक्यूज देते हुए वहाँ से चले गया था। नेक्स्ट सीन में मिंगसी तो यहाँ पर एक आंट की हेल्प करने के लिए जाती है। वो आंट तो मिंगसी से हेल्प लेने से चाह रही होती है, क्योंकि मिंगसी इनका भी सामान पहले चुरा कर भाग चुकी है। मिंगसी यहाँ पे इनको कन्विंस करने लग गई थी और कहती है कि प्लीज आप मुझे एक बार सुधरने का मौका दीजिए, मैं सुधरना चाहती हूँ। यहाँ पर वो भी मान जाती है और मिंगसी यहाँ पे उनकी हेल्प कर देती है। वो बहुत मेहनत करती है। फिर आंट भी खुश होकर उसे एक वाटरमेलन दे देती है। वो खुशी खुशी घर आ जाती है। फिर मिंगसी जब घर आ गई होती है, फिर वो डिवोर्स के बारे में वापस से बात करती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे एक मिशन पे जाना है, जब मैं मिशन से वापस आ जाऊंगा तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिंगसी यहाँ पर फिर खुद की बॉडी देख रही होती है और कहती है कि इसका तो मोटापा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, ये खाना खाने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करती, इसी वजह से। फिर यहाँ पर मिंगसी काफी टाइम तक बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती है और दौड़ने तक जाती है। अब वो बिल्कुल पतली सी हो गई थी। मिस्टर फू भी मिशन से वापस आ गया होता है। तभी वहाँ पास मिंगसी आती है। मिस्टर फू तो उसे देखते ही रह जाता है। वो तो इतना चेंज हो गई थी, वो उसे पहचान तक नहीं पाता और कहते हैं कि क्या तुम मिंगसी हो। वो कहती है कि जब मैं फैटी सी थी तब तो तुम मुझे देखते थे, अब जब मैं पतली हो गई हूँ, अपना वजन कम कर ली हूँ, तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हो। मिंगसी ने तो उसके लिए लंच भी बना रखा था। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। वो कहते हैं कि हाँ। कैप्टन फू कहता है मैंने हाल ही में सुना है कि तुम आजकल सबकी हेल्प करती हो और आंट लोगों की भी। मिंगसी कहती है कि हाँ, इससे मैं हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मैंने उनको परेशान भी तो बहुत ज्यादा किया है ना, अब इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। मिंगसी कहती है कि मुझे आज अपनी मेडिकल स्टेशन में जाना है और वहाँ पर मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और वैसे भी आज मेरा काम पर पहला दिन है। दूसरी तरफ वहाँ पर जेजे और कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। वो लड़कियां कहती है मैंने सुना है कि जो आज मिंगसी आने वाली है वो बहुत ज्यादा फैटी है और बहुत ज्यादा अगली भी। इस मेडिकल टीम में पैराशूट के तो शामिल हो गए। एक बंदी कहती है मुझे लगता है कि मिंगसी बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो अब्रॉड से स्टडी करके आई होगी आई थिंक। तब यहाँ पेरेंट कहती है वो अब्रॉड कहीं से पढ़ाई करके नहीं आई है, वो तो स्कूल तक नहीं गई है, वो बस कैप्टन फू की वजह से आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिंगसी आ रही होती है और सीनियर डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी मेडिकल स्किल देखकर काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ। तभी वहाँ पर अंदर सीनियर डॉक्टर आते हैं और सबसे कहते हैं कि आज मैं किसी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, ये है मिस मिंगसी, जो कि वो भी हमारे साथ काम करेंगी। तभी मिंगसी अंदर एंटर करती है। मिंगसी को देखकर तो यहाँ पर एरिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो पहले फैटी थी, अब वो कितनी ज्यादा पतली और ब्यूटीफुल हो गई है। यहाँ पे एरिन सोचती है मैंने होप नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पतली और ब्यूटीफुल हो जाएगी। यहाँ पर तो एलिन और उसकी फ्रेंड्स मिंगसी की बुराई करने लग गई थी और कहती है कि ये बिना मेडिकल के स्टडी किए कैसे बन सकती है डॉक्टर, और यहाँ पर कैसे काम कर सकती है, ये पेशेंट को ऊपर ही ना पहुंचा दे। सीनियर डॉक्टर कहता है कि बकवास बंद करो, इसकी स्किल्स तुमसे लाख गुना बेटर है। एक सीन हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगसी सोने के लिए जा रही होती है और कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई, पूरा दिन काम किया है। वो जैसे ही सोने जा रही होती है तभी डोर पर मिस्टर फू नॉक कर रहा होता है। वो डोर ओपन करती है। उसकी आंखें तो बहुत ज्यादा भरी भरी लग रही थी। मिस्टर फू कहता है कि मुझे सोना है। मिंगसी कहती है कि मेरे रूम में। फिर वो जल्दी से उसे अंदर ले आती है। वो तो नीचे फर्श पे बिछाकर सोने लग गया था। मिंगसी कहती है कि नहीं तुम ऊपर सो जाओ। वो कहता है कि क्या बेड पर। मिंगसी कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी और तुम बेड पर सो जाना। कैप्टन फू कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वो कहता है कि जब मैं उस पर लेट गया तो पूरा बेड गीला था। मिंगसी कहती है कि क्या तुम्हें ठंड लगी है, इसका मतलब तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो और गर्म पानी से नहा लो। कैप्टन फू कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिंगसी कहती है कि बिल्कुल चुप रहो और मैं तुम्हारे अभी क्लोथ उतारती हूँ। और उसकी शर्ट की बटन ओपन करने लग गई थी और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं हाइपोथर्मिया हो जाएगा। यहाँ पर तो उसकी ऐसे ही वो शर्ट की बटन ओपन कर देती है। उसकी बॉडी देखकर तो खोई सी गई थी और सोचती है वाओ इसकी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स है। फिर सोचती है मन में खुद को समझाती हुई कहती है कि नहीं मिंगसी तो उसका एडवांटेज नहीं उठा सकती। यहाँ पर कैप्टन फू को भी उसकी खुद की फिक्र करते देख उसे अच्छा लगता है। मिंगसी कहती है कि तुम्हें जल्दी बात ले लेना चाहिए। फिर वो जल्दी बात लेकर आता है। मिंगसी तो सोफे पर सोने लग गई थी। वो कहता है कि यहाँ पर मत सो, उठो और बेड पर जाओ। मिंगसी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं फ्लोर पर ही सो जाऊंगी, तुम बेड पर जाकर सो जाओ। कैप्टन फू कहता है हम बेड पर सोएंगे आज, बस इतना ही। मिंगसी कहती है कि इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि मैं बताता हूँ ना। यहाँ पर उसे उठाकर बेड पे ले आया था। मिंगसी कहती है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। कैप्टन फू कहता है कि हम एक कपल हैं, साथ सोना नॉर्मल बात है। मिंगसी सोचती है इसके अंदर भूत वगैरह सवार हो गया है क्या, पहले तो ये मुझसे भागता था। मिंगसी यहाँ पर कहती है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, एक साथ सोना सही नहीं होगा। फिर मिंगसी कहती है ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, डिवोर्स
आपको तो मिशन के बाद सबमिट करना था ना, क्या आपने वो रिपोर्ट जमा कर दी डिवोर्स वाली? फिर यहाँ पर तो उसके डिवोर्स का जिक्र सुनकर उसके मुंह से वो तो 2 साइड बैठ के जाकर सो जाता है। यहाँ पर मिंगसी कहती है कि अगर तुम बिजी हो तो मैं खुद जाकर बात कर लूंगी। एक्चुअल में अब कैप्टन फू को मिंगसी से डिवोर्स नहीं लेना था। वो सोचता है काश मैंने डिवोर्स का जिक्र ही ना किया होता कभी। एक सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगसी देखती है वो तो पहले ही ऑफिस चला गया है। यहाँ पर मिंगसी सोचती है क्या उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं। फिर मिंगसी सामने पे एक नोट देखती है जिस पे लिखा हुआ था कि मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है, तुम कर लेना। मिंगसी नोट पढ़ के मुस्कुराती है। बाद में एक आंट आती है और कहती है कि तुमने पहले इतना सारा सामान चुराया है, उसकी पूरी लागत 200 युआन है। मिंगसी सोचती है क्या इतना ज्यादा। वो आंट कहती है तुमने काम भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना, किसी का मुर्गा चुराया तो किसी का कुछ। मिंगसी यहाँ पे सोचती है इस बंदी ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गई, इस जंगल से मुझे लटका दी है। फिर मिंगसी तो बहुत ज्यादा परेशान थी और सोचती है अब मैं 200 युआन कैसे करूँ। और सोचती हुए जंगल की तरफ जा रही होती है तभी वहां पर उसे जड़ी बूटी देखती है। ये मॉडर्न टाइम की सबसे फेमस जड़ी बूटी है, ये आसानी से मिलती भी नहीं थी और बहुत महंगी मिलती थी, मैं इसे बेच सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिंगसी अपने कैबिन में बैठी हुई थी और वहां पर जब वो अपना लंच करने वाली थी तभी बाहर से उसे आवाज आती है और वो वहां जाकर देखती है तो एक बंदे के गले में कुछ अटक गया था। वो उसके पीछे जाकर हेल्प करने की कोशिश करने लग गई थी। यहाँ पर तो सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि बंदी कर क्या रही है। फिर वो उसको सही कर देती है। इस बंदे का नेम जुआन होता है। मिंगसी कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जुआन तो मिंगसी को देखते रह जाता है और सोचता है ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी मेडिकल स्किल्स भी बहुत यूनिक है, मैंने इस तरह की मेडिकल स्किल्स कभी नहीं देखी। जुआन कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम जुआन है और मैं बेन कॉन्टेंट का मालिक हूँ और फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं। बेन कॉन्टेंट एक कंपनी होती है जिसमें दवा वगैरह भी बेची जाती है। मिंगसी यहाँ पर सोचती है मैं इस कंपनी में अपनी जड़ी बूटी बेच सकती हूँ और इस वजह से वो अपनी जड़ी बूटी ले आती है और कहती है कि मैं इसको बेच सकती हूँ, ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी को देखता है और कहता है कि इनको 300 युआन दे दो। मिंगसी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है इतने पैसों में तो मैं अपना कर्जा भी दे दूंगी और डिवोर्स के बाद अपने लिए घर भी खरीद लूंगी। जुआन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये कुछ ज्यादा पैसे आप नहीं दे रहे हो। यहाँ पर जुआन कहता है कि बकवास मत करो, पैसे लाओ बस। यहाँ पर जुआन कहता है कि मिस आपका नेम क्या है। यहाँ पर मिंगसी कहती है कि मेरा नेम मिंगसी है। कहते हैं कि मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी जड़ी बूटी लाऊंगी जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहाँ पास प्यारी सी स्माइल देते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो जुआन सोचता है इतनी सीधी सादी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। नेक्स्ट सीन में मिंगसी उस आंट को पैसे दे देती है। मिंगसी कहते हैं कि आंटी मुझे माफ कर देना, मैंने पहले बहुत सारी अजीबोगरीबी हरकत की है। यहाँ पर फिर वो आंटी भी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, मैंने भी तुम्हें माफ किया और तुम अब अच्छे से रहना और कैप्टन फू के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना। नेक्स्ट सीन में मिंगसी सोने की एक्टिंग कर रही होती है। जैसे ही यहाँ पर कैप्टन फू सो जाता है वो कहती है ये हर दिन मेरे बगल से सोने के लिए आता है, मेरे पास तो जड़ी बूटियाँ लेने के लिए टाइम ही नहीं है। फिर ना वो जैसे ही चुपचाप उठकर जाने लगी थी वैसे ही पीछे से कैप्टन फू लाइट ऑन कर देते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पर तो मिंगसी सोने की एक्टिंग कर रही होती है। कहती है कि मैं बस वॉशरूम जा रही थी और वैसे भी मैं इतनी रात में कहाँ ही जा सकती हूँ। यहाँ पर कैप्टन फू एक फ्लैशबैक याद करते हैं जहाँ पर मिंगसी दिन भर उबासी लेती रहती है। उसके हाथ में जब वो रात को देखते हैं तो मिट्टी वगैरह भी लगी हुई थी। वो सोचते हैं ये आखिरकार जाती कहाँ है और दिन भर इसको नींद भी आ रही होती है और यहाँ पर वो सोचते हैं कि ये नींद भी अच्छे से नहीं ले रही है आजकल। मिंगसी बाहर आती है और सोचती है आजकल तो मेरी लाइफ एक ड्रामा ही बन गई है, दिन भर एक्टिंग करना पड़ता है। फिर वो जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है। जड़ी बूटियाँ ढूंढते टाइम मिंगसी का पैर एक जगह पे रख जाता है। यहाँ पर तो मिंगसी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है यहाँ पे बॉम्ब ना लगा हो, फिर सोचती है कहीं मैं विकलांग वगैरह ना हो जाऊं। फिर ना वो हेल्प चिल्लाने लग गई थी। यहाँ पर फिर वो रोते हुए कहती है मैं तो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, यहाँ पर क्या मैं अब ऊपर जाने वाली हूँ। यहाँ पर तो फिर वो अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ दिखाने लगी थी कि कोई उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। यहाँ पर तो मिंगसी कहती है लगता है ये कैप्टन फू भी कूड़े बिछकर सो रहा है, कुंभकर्ण कहीं का आराम से अपना सो रहा होगा और मैं यहाँ ऊपर जाने वाली हूँ। कैप्टन फू को तो पता भी नहीं होगा कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाली हूँ। कैप्टन फू तभी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पता है कि तुम मुझे याद कर रही हो। मिंगसी कहती है तुम यहाँ पर कैसे, और हाँ यहाँ बताओ तुम, यहाँ पर ना एक बारूदी सुरंग है। पर तो मिस्टर फू उसके पास आ जाता है। मिंगसी कहती है कि अगर मैं ऊपर चली जाऊँ तो सैड मत होना, आखिरकार हम अभी भी एक कपल ही हैं और ये जड़ी बूटियाँ तुम मेरे लिए बेच देना, इसे बस तुम कंपनसेशन समझ लेना, मैंने तुम्हारे कितने ज्यादा पैसे उड़वाए हैं। और कहती है कि मेरे पास अभी भी 100 युआन है, तुम उन्हें ले लेना, बैठ के नीचे रखे हैं। कैप्टन फू सोचता है अब मुझे जाके पता चला कि ये मुझे कंपनसेट करने के लिए जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आई थी। वो अपना तो डर के मारे बहुत तरीके का फेस बना रही होती है। यहाँ पर तो फू को हंसी भी आ रही होती है। वो कहता है ठीक है तुम्हारा साथ एक पैर बच जाए और उसे गोद में उठा लेता है। मिंगसी कहती है कि ये बम फूटा क्यों नहीं,
यहाँ पर फिर वो कहता है कि ये बस एक टैनिंग जार है, फूल कहीं की। खैर तुम फिलहाल के लिए अभी तो ऊपर नहीं जाओगी। मिंग से उसके चेस्ट पे हिट करके कहती है कि तुमने अभी मुझे मरने के डर से डरा दिया इतना ज्यादा। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी? मुझे तो लगा था कि मेरा बुलावा ही आ गया है। कैप्टन वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम डर गई थी, और कहता है कि तुम आधी रात को विदाउट परमिशन इस एरिया में आई हो। क्या तुम्हें पता है इसके गंभीर परिणाम क्या होंगे? खैर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, और तुम मुझे कंपनसेट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब ये इतना खतरनाक भी नहीं है। और हाँ, जल्दी से अपनी जड़ी बूटियां लो और चलो, बहुत रात हो गई है। बाद में मिंग से सोच रही होती है बट जड़ी बूटियों से ही काम नहीं चलेगा। फिर ना वो एक मेडिसिन बनाती है जिससे कोई भी स्कार हटाया जा सकता है। फिर जब वो चौहान के पास जड़ी बूटियां बेचने के लिए गई थी, फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज एक बिजनेस करने के लिए भी आई हूँ। ये मेडिसिन वो मेडिसिन है जिसे मैंने जड़ी बूटियों से बनाया है, और ये फेस का और कहीं का भी स्कार हटा सकता है। अगर आपको मेरी बात में बिलीव नहीं है तो आप कल्चरल ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं। यहाँ पर चौहान कहता है कि इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। ज्यादा हेल्पफुल सोल्जर्स के लिए होगी, क्योंकि उनको आए दिन चोट लगती रहती है और उनके स्कार भी होते हैं। उनके स्कार आसानी से हट सकते हैं। फिर ऐसे ही मिंगसी अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करते हुए चौहान के साथ जा रही होती है और काफी ज्यादा हंसते हुए बात कर रही होती है। और उसे बात करते हुए सामने से मिस्टर फू भी देख लेते हैं। तभी मिंगसी चौहान से बाय करते हुए वहां से जाने लगी थी, तभी सामने से एक साइकिल आ रही होती है और उसको टक्कर लगने वाली थी। तभी यहाँ पर दोनों साइड से दोनों बंदे भागते हैं, लेकिन यहाँ पर कैप्टन फू ने उसे पकड़ लिया था, जिससे वो गिरने से बच जाती है। चौहान यहाँ पर देखते रह गया था। कैप्टन फू कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मिंगसी कहती है कि मैं ठीक हूँ। मिंगसी कहते हैं कि पहले मुझे जाने दो और छोड़ो। वो जाने लगती है, वो उसे वापस से पकड़ लेता है और वो काफी ज्यादा जेलस था। यहाँ पर चौहान कहता है कि ये कौन है? यहाँ पर कैप्टन फू कहता है कि मैं मिंगसी का हस्बैंड हूँ। सोचती है ये कुछ और ज्यादा ना बोल दे, और मैं अभी चौहान को नाराज तो बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। फिर वो कहती है कि मैं बिजनेस के बारे में आपसे किसी और दिन बात कर लूंगी। और यहाँ पर कैप्टन फू से कहती है कि चलो घर चलते हैं। यहाँ पर तो वो इतना ज्यादा जेलस हो गया था तो वो उसे गोद में उठा लेता है और ले जाता है। मिंग से बेचारी चिल्लाती रह जाती है कि मेरे हाथ पे चोट लगी है ना कि पैर में, मैं चल सकती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं उतारता। बेचारा चौहान पीछे सोचता है पहली बार मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन अफसोस वो पहले से ही मैरिड है। तभी चौहान का असिस्टेंट आ जाता है और कहते हैं कि डॉक्टर मिंगसी की इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप देख सकते हैं। वो ले लेता है। दूसरी तरफ मिंगसी को तो मिस्टर फू घर पे ले आए थे। मिंगसी कैप्टन फू से कहती है कि अगर तुम सभी लड़कियों से ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारी इस लाइफ में तुम्हें कोई भी वाइफ नहीं मिलेगी। कैप्टन फू कहता है कि मेरी ऑलरेडी वाइफ ही है। तुम मेरी कौन सी वाइफ की बात कर रही हो और किसकी तलाश करने के बारे में बोल रही हो? मिंगसी कहती है कि हम केवल नाम के लिए ही कपल हैं, इसे वास्तविक मैरिज नहीं मानी जा सकती। मुझे लगता है कि हमें जल्दी डिवोर्स ले लेना चाहिए, मैरिज को कैंसिल कर देना चाहिए। कैप्टन वो कहते हैं कि डिवोर्स? मिंगसी कहते हैं कि हाँ, हमारी मैरिज तो वैसे भी रियल मैरिज नहीं है। इसके अलावा हमारी मैरिज को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन हम अभी भी इनोसेंट हैं और हमने एक दूसरे को टच तक नहीं किया। ये मैरिज कैंसिल करना ही सबसे बेटर होगा, अदरवाइज आपको सेकंड मैरिज कहा जाएगा और बाहर आपके लिए ढूंढना भी मुश्किल होगा। मिंगसी कहती है कि और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हें किसी और को ढूंढने की जरूरत है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ ही देती हूँ। और यहाँ पर उससे पूछने लग गई थी। वो यहाँ पे कुछ चांस नहीं देता और कहता कि मुझे भी कैंप में जाना है, और वहाँ से ही चला जाता है। फिर मिंगसी सोचती है आज मुझे तो इतने सारे पैसे मिल गए हैं और मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है, इस वजह से मुझे जश्न मनाना चाहिए। आज तो मैं फुल पार्टी करूंगी। और यहाँ पर फिर वो ड्रिंक कर लेती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करके टून होकर नाच रही होती है। तभी वहाँ पर कैप्टन फू आ जाते हैं। मिंगसी उसे देखकर कहती है कि, और बिल्कुल ड्रंकन वॉइस में कह रही होती है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड कैप्टन फू हो? फू कहते हैं तुमने पी रखी है, तुम तो बिल्कुल टोन हो चुकी हो। मिंगसी कहती है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इस वजह से पार्टी कर रही थी। यहाँ पर तो वो बेड पे चढ़ गई थी। फू कहता है कि तुम गिर जाओगी। मिंगसी तो यहाँ पर बिल्कुल टुन थी और कुछ भी बके जा रही थी, फिर वो गिरने वाली थी। यहाँ पर तो फू उसे पकड़ लेता है। मिंगसी कहती है सच बताऊं तो मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। यहाँ पर फिर फू उसे अच्छे तरीके से लिटा देता है और वो सो गई थी। यहाँ पर फिर फू कहता है मैं भी तुमसे डिवोर्स लेना नहीं चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिंगसी की आँख खुलती है, उसके सर में तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वो उसके पास एक सूप लेकर आता है और कहता है कि ये पी लो, तुम्हारा थोड़ा हेड कैच कम हो जाएगा। उसे कहती है कि कल रात कुछ हुआ था क्या? मैंने ना बहुत ज्यादा पी ली थी और ना मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। फिर मिंगसी को एक फ्लैशबैक याद आता है कि वो रात के वक्त फू को हक करी हुई थी। मिंगसी सोचती है नहीं, ये सपना होगा मेरा। तभी वो ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई डोर नॉक करता है। मिंगसी जाकर ओपन करती है, वो तो चौहान होता है। मिंगसी चौहान से कहते हैं कि बॉस चौहान, आप तो मुझे यहाँ पे टीच करने के लिए आए थे ना, कोई सवाल है क्या आपका? चौहान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें फॉलो करने के लिए आया था।
यहाँ पे चौहान कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पे जाएंगे और वहाँ पे तुम काम कर लेना, और वहाँ पर तुम्हें हम लोग को 50-50% का जो भी मुनाफा होगा हम बांट लेंगे। इसमें देखा जाए तो हम दोनों का ही प्रॉफिट है। तभी वहाँ पर उसके जाने के नाम से कैप्टन वो भागते हुए आता है। यहाँ पर कैप्टन वो कहता है कि इसकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी करना होगा मेरी वाइफ को तो मैं खुद व्यवस्था कर दूंगा। क्या आप यहाँ पर हमारी मिलिट्री मैरिज को बर्बाद करने के लिए आए हैं? चौहान कहता है कि हाँ, मैंने सुना कि आप लोग डिवोर्स ले रहे हैं। यहाँ पर तो वो और भी बोले जा रहा था। यहाँ पर तो कैप्टन वो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मिंसी कहती है कि मैं आपसे इस बारे में किसी और दिन बात करूंगी, और उसे ना आगे के लिए ले जाती है। फिर अंदर आकर डोर को बंद कर लेती है। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने जा रही हो? मिंसी कहती है ये काम मैं पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ, अगर मैं उसे नाराज कर दूंगी तो मेरे पैसे कमाने की इनकम जो भी होगी वो बंद नहीं हो जाएगी। यहाँ पर चौहान कहता है कि मैं अब तुम्हें अपना जो भी सैलरी होगा वो सारा दे दूंगा, अगर तुम पहले जैसे अभी भी हो जाते हो, 3 दिन में 1 महीने का पूरा खाना खा जाते हो, फिर भी मैं तुम्हारा खर्च अफोर्ड कर सकता हूँ। मिंसी कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं पैसे कमाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। अब मॉडर्न लाइफ का टाइम चल रहा है और मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। वो कहता है फिर मैं भी पैसे इन्वेस्ट करूंगा और मैं भी ये बिजनेस करूंगा। मिंसी कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम्हें जेलसी हो रही है ना? वो कहता है कि नहीं तो। मिंसी कहती है तुम्हारे रिएक्शन से तो ऐसे ही लगता है कि तुम्हें जेलसी हो रही है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने पढ़ा है जेलसी तभी होती है जब कोई किसी को पसंद करता है। यहाँ पर फू कहता है कि तुमने गलत पढ़ा है। मिंसी हंसते हुए कहती है मैंने ये भी कहा कि तुम्हारी आंखों में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर उससे कहता है कि शॉपिंग करने चलते हैं, और यहाँ से भाग जाता है जल्दी से। तो यहाँ पर मिंसी ड्रेस बाय कर ही रही होती है। वहाँ पर तो जीजी भी खड़ी थी और उन दोनों के अच्छे रिलेशन को देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। एलन कहती है कि कैप्टन वो सिर्फ मेरे हैं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा डिवोर्स करवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में चौहान मिंसी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ दे सकता हूँ। यहाँ पर मिंसी कहती है कि मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और खुश भी हूँ। मिंसी कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए अच्छी मेडिसिन बना कर लाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और इन लोगों की बात तो एलन ने भी सुन ली थी। एलन चौहान के पास आकर कहती है कि क्या तुम मिंसी को पसंद करते हो, हम दोनों अपना हाथ मिला सकते हैं। बाद में एलन ने मिंसी की स्क्रिप्ट चुरा ली थी, उसे स्पीच जो देनी थी, फिर वो खुद से ही सबको स्पीच देती है क्योंकि उसे मेडिकल के बारे में पहले से ही बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तभी यहाँ पर मिंसी सबको स्क्रिप्ट दिखाती है जो कि पूरी स्क्रिप्ट खराब थी। यहाँ पर वो एलन से कहती है कि तुमने किया है ना? एलन कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने किया है, और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गई थी कि तुम मुझ पर इल्जाम लगवा रही हो। तभी वहाँ पर चौहान आ जाता है और कहते हैं कि सब इसी ने किया है। और यहाँ पर चौहान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम ये सब कुछ मिंसी से जेलस होकर कर रही हो, उसे बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें डर था कि उसकी पोस्ट तुमसे ज्यादा बढ़ जाएगी, चाहती थी कि वो इस सिचुएशन में एम्बैरेस्ड होकर अपॉर्चुनिटी खो दे। फिर यहाँ पर तो एलन पलटने लगी थी और कहती है कि तुम उसे पसंद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे झूठी गवाही दोगे। मिंसी एलन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे कम दिमाग की बेवकूफ हूँ क्या? और यहाँ पर वो सबको प्रूफ दिखाती है जिस पर उसने पाउडर लगाकर ये पेपर को खराब किया था। अब यहाँ पर तो एलन पकड़ी जाती है और एलन यहाँ पे माफी मांगने लगी थी और कहती है कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसे करने की हिम्मत नहीं करूंगी, प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दे दीजिए। यहाँ पर वो सीनियर से माफी मांग रही होती है। सीनियर कहते हैं तुम्हें मिंसी से माफी मांगनी चाहिए। फिर एलन यहाँ पर मिंसी से माफी मांगती है। मिंसी कहती है कि मैं इसे माफ नहीं करूंगी, ये झूठे षड्यंत्रों से भरी हुई है, इस तरह की बंदी को मेडिकल स्टेशन में रहने से किसी को भी सेफ फील नहीं होगा। फिर यहाँ पर सभी लोग भी बोलने लग गई थी क्या पता फ्यूचर में हमें ही फंसाते। एलन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहती। मिंसी कहती है मैं तुम्हें जॉब से निकालने वाली कोई होती भी नहीं हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि सीनियर डॉक्टर तुम्हें सही सजा देंगे। बाद में मिंसी चौहान के साथ जब लंच कर ही रही होती है तभी यहाँ पर कैप्टन फू का एक बंदा उन्हें देख लेता है। फिर वो कैप्टन फू के पास जाता है कि और कहता है कि हमने आपके डिवोर्स पेपर्स के बारे में दे दिया है और आपको अभी साइन करना होगा। यहाँ पर कैप्टन फू कहते हैं कि मैं उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। यहाँ पर तो इन लोगों की सारी बात एलन भी सुन लेती है। एलन कहती है कि तुमने मुझे आधे साल तक का जुर्माना लगवाया है कि मुझे अपनी सैलरी देनी पड़ेगी, इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। फिर ना वो कैप्टन फू के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। कैप्टन फू कहते हैं कि हमारे बीच के बारे में मामले में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे आशा है कि तुम एक गॉसिप गर्ल की तरह काम नहीं करोगी, और कहते हैं कि बाहर निकलो यहाँ से। बाद में ये मुंह उठाकर मिंसी के पास पहुंच जाती है और कहती है जहाँ पर ये कह रही होती है कि मुझे कैप्टन फू ने बताया है कि उन्होंने डिवोर्स लेने के लिए आवेदन किया है उनके टीम वालों ने। मिंसी कहती है कि अगर उसे मिल गया तो वो मुझे बताएगा। यहाँ पर एलन कहती है देखती हूँ कब तक तुम दिखावा करती हो। बाद में मिंसी को वो डिवोर्स पेपर मिलता है। यहाँ पर मिंसी सोचती है क्या सचमुच एलन झूठ नहीं बोल रही थी, क्या मैं सचमुच उसकी लाइफ में एक बाधा हूँ। बाद में वो पैसे अपने गिन रही होती है और सोचती है इतने पैसों में तो मैं एक घर भी नहीं खरीद सकती, मुझे अपने करियर में और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो कहती है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी केयर क्यों करते हो, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे थे ना, मुझे उसके पैसे उसे वापस देने होंगे, मैं उसका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। फिर बाद में कैप्टन फू घर आ जाता है और कहते हैं कि क्या हो रहा है। मिंसी तो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी
वो कहता है कि तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया। मिंगसी कहती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खैर देर से मेरी मैरिज खत्म हो ही जाएगी। यहाँ पर तो कैप्टन फू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो सोचता है कि ये मुझसे डिवोर्स लेकर चुआन के साथ जाना चाहती है। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम सचमुच मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो। मिंगसी भी गुस्से में कहती है हाँ तो। यहाँ पर कैप्टन फू कहते हैं कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मरी जा रही हो, मुझ चुआन के साथ जाने के लिए ना। यहाँ पर मिंगसी कहती है तुम बीच में चुआन को क्यों घसीट रहे हो। मिंगसी कहती है कि तुम ये अपना पद बढ़वाने के लिए ना मुझे डिवोर्स दे रहे हो ताकि मेरा बर्डन भी उतार सको अपने सर से। तुम सोचते हो कि मैं एक बेवकूफ हूँ। यहाँ पर वो सोचता है इस बारे में मिंगसी को कैसे पता चला। मिंगसी तो वहाँ से चली गई होती है दूसरे रूम पे। वो जैसे ही नॉक करने के लिए जाता है तभी अंदर एक सोल्जर आ जाता है और कहते हैं कि कैप्टन एक मिशन पे जाना है तो जल्दी करिए। मिंगसी तो अंदर से सारा कुछ सुन रही होती है। वो सोचती है इतनी रात को जाना तो काफी ज्यादा डेंजर होगा। फिर सोचती है मेरा उसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उसके बारे में वरिड नहीं होंगी। बाद में मिंगसी जब अपने कैबिन में बैठी हुई होती है तभी वहाँ पास एक बंदा आता है। तभी उस बंदे के पास एक कॉल आ जाती है। वो बंदा कहता है कि इमरजेंसी आ गई इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपके पास बाद में आता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मिंगसी को भी याद आता है कि वो एक मिशन पे गया था, इस वजह से उसे भी टेंशन हो रही होती है। वो भी पीछे की तरफ भागती है उसी के पीछे। वो जैसे ही कार के पास जाता है वहाँ पास तो वो की काफी खराब हालत थी, वो बेहोश था। वहाँ पे एक लेटर रखा होता है। मिंगसी वो लेटर पढ़ती है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तब मैंने सेक्रीफाइस किया होगा। इस पासबुक में 20,000 युआन है जो मैंने आपके लिए रखे हैं। तुम अपने लिए खुद का घर खरीद सकती हो, भले ही तुम अपना फ्यूचर जुआन के साथ रहना चाहती हो। आपको फ्यूचर में पैसों के लिए अपना गुस्सा नहीं निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। मिंगसी सोचती है उसने गलत समझा। मिंगसी कहती है कि तुम मुझे छोड़कर ऊपर नहीं जा सकते, उठो तुमने मुझे और जुआन को गलत समझा है, मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगी। तुमने मुझसे अभी तक माफी नहीं मांगी है, मैं तुम्हें ऊपर जाने की अनुमति नहीं देती। उसका गला पकड़कर जोर जोर से हिलाई जा रही थी। यहाँ पर तो फिर कैप्टन फू उठ जाता है और कहता है कि मैं भी ऊपर नहीं गया, अगर तुमने मेरा ऐसे ही गला पकड़े रही तो मैं सचमुच ऊपर ही चला जाऊंगा। मिंगसी कहती है कि सच बताओ क्या तुम ठीक हो। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इस वजह से मैं सो गया। क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट भी सुनाई नहीं दे रही है। मिंगसी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मिंगसी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इस तरह से साइड नोट कैसे लिख सकते हो। कहता है कि हम लोग जब मिशन में होते हैं तो हर कोई लिख के रखता है। यहाँ पर वो कहता है कि जब मैं चुआन के साथ तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होती है, मैं जेलसी के मारे पागल हो जाता हूँ। मिंगसी कहती है फिर तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिंगसी तो कुछ जाती है और कहती है कि तुम अचानक से मुझे पसंद क्यों करने लग गए। वो कहता है कि अचानक से कहाँ, पहले मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला किया था, फिर मैंने तुम्हें मरीजों का इलाज करते देखा, मुझे तुम तभी से पसंद आ गई, दूसरों की केयर करते हुए। मिंगसी कहती है उस डिवोर्स सर्टिफिकेट के बारे में क्या। वो कहता है कि वो मुझे चीफ ने दिया था और मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिवोर्स ना लें तो अच्छा रहेगा। मिंगसी कहती है तुम शुरुआत से डिवोर्स की मांग कर रहे थे, तुम अकेले एकमात्र व्यक्ति थे, मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुम डिवोर्स ना लेने के लिए सहमत हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। मिंगसी कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मिंगसी कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम देती हूँ, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करती हो तो मैं सोच सकती हूँ। यहाँ पर वो उसके फॉरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं कि गुड आइडिया। नेक्स्ट सीन में मिंगसी और वो घर आ जाते हैं। यहाँ पर तो वो अपनी शर्ट ओपन कर लेट जाता है। मिंगसी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्या मैंने पहले तुम्हारे सामने कभी कपड़े चेंज नहीं किए। मिंगसी तो उसकी बॉडी को बस खोरी जा रही थी। मिंगसी कहती है कि क्या तुम आज ऐसे ही सो जाओगे। यहाँ पर वो कहते हैं मुझे ऐसे सोना पसंद है। मिंगसी कहती है तुम आधे नेकेड होकर कैसे सो सकते हो। मिंगसी तो उसकी बॉडी को देखकर कंट्रोल खो रही होती है और मिंगसी सोचती है अगर ये ऐसे ही रहा तो मेरा कंट्रोल खुद से ही चला जाएगा, डर है कि मैं वाइल्ड ना बन जाऊं। फिर मिंगसी भी उसके बगल से लेट जाती है, वो भी उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचना चालू कर दिया है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिंगसी सोचती है अब बस, अब बहुत हुआ, अब मेरे पास कंट्रोल नहीं है। फिर ना वो उसके ऊपर बैठ जाती है। मिंगसी कहती है अब बस बहुत हुआ। वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। मिंगसी कहती है कि तुम्हें मतलब जानना है, तुम बस अब मेरे मैन हो, सिर्फ मेरे बन के रहना। और उसे किस करने लग गई थी, वो भी उसे किस बैक करते हैं और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंगसी एक रोड पे खड़ी हुई थी अपना सूटकेस वगैरह लेकर, तभी वहाँ पास एक बंदा आता है और कहता है कि मिस आप किस जगह पे रहती हो, चलिए मैं आपको छोड़ दूं। और उसका सूटकेस उठाने लग गया था। यहाँ पर वो आकर उससे वो सूटकेस ले लेता है और कहते है कि ये मेरी वाइफ ही है और मैं उसे ले जाऊंगा। यहाँ पर मिंगसी हंसते हुए कहती है जेलस हो गए क्या। वो कहते हैं कि हाँ हो रही है मुझे जेलसी। यहाँ पर फिर वो उसे मैरिज रिंग के साथ प्रपोज करता है मैरिज के लिए। मिंगसी रिंग एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती है फिर लेकिन हमारी मैरिज तो 3 साल पहले ही हो गई है। वो कहता है हमारी मैरिज बहुत जल्दबाजी में हुई थी और आपके साथ गलत भी हुआ, मैंने चाहता कि आपको बिना प्रपोजल के मैरिज करूं,
इस वजह से हम दोबारा मैरिज करेंगे। मिंगसी भी मैरिज के लिए मान जाती है। वो यहाँ पे उसके फॉरहेड पर किस करता है। मिंगसी बाद में कॉलेज भी पढ़ने का सोचती है, क्योंकि इस लाइफ वाली बंदी बस हाई स्कूल तक पढ़ी थी। इस वजह से वो प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम एक हाई स्कूल तक पढ़ी हो, इसलिए हम तुम्हें कॉलेज में नहीं दे सकते, तुम्हारी स्टडी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर मिंगसी फिर उसे अपनी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखाती है और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कि उसने किस किस पे काम किया है। यहाँ पर तो प्रोफेसर देखकर शॉक हो जाते हैं कि क्यों बिल्कुल यूनिक फॉर्मूलाज थे। यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि क्या ये सब तुम्हारे अपने विचार हैं। मिंगसी कहते हैं कि हाँ। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, तुम भी एग्जाम में शामिल हो सकती हो, ज्वाइन कर सकती हो। मिंगसी कहती है कि थैंक यू प्रोफेसर। नेक्स्ट सीन में वो जा रहा होता है और मिंगसी से कहता है कि मुझे एक मिशन पे जाना है, तुम ये जिंग में अपना ख्याल रखना, जैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट होगा मैं वापस आ जाऊंगा। मिंगसी तो यहाँ पर मिशन को सुनकर सैड हो जाती है। मिंगसी कहती है मुझे जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे लिए यही ले लिया। वो एक वॉलेट प्ले होती है और उसमें मिंगसी की पिक डली थी। कैप्टन को कहता है कि बहुत अच्छा गिफ्ट है, मैं तुम्हें दूरी एक पल के सहन नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर ये लोग किस करने वाले थे तब यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहते हैं कि मेरी मॉम तबीयत और दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। फिर मिंगसी और वो भी उसके पीछे जाते हैं। फिर यहाँ पर उनकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ पर वो बता रहा होता है बंदा कि मैंने हर डॉक्टर को दिखाया लेकिन वो नहीं सही कर पा रहे हैं। मिंगसी सोचती है एक ट्रीटमेंट तो ये लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये मॉडर्न टाइम का ट्रीटमेंट है, यहाँ पर किसी को पता नहीं होगा। मिंगसी कहती है कि मैं इनका इलाज कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर के पास जाकर उनसे बोल रही होती है कि मैं संभाल लूंगी। काफी देर बातें करने के बाद वो भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बात एलन को भी पता चलती है। फिर यहाँ पर एलन और उसकी फ्रेंड एक प्लान बनाने लग गई थी और कहती हैं कि अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर मिंगसी का करियर तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट सीन में मिंगसी सर्जरी कर लेती है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल थी। तभी वहाँ पास एक नर्स आती है और कहती है उस पेशेंट को कुछ हो रहा है। मिंगसी भाग के जाती है और उसे पता चलता है कि वो पेशेंट जो थी वो काफी ज्यादा कोमा में थी। मिंगसी सोचती है मैंने ऑपरेशन करते वक्त कोई भी गलती नहीं की, फिर ये कोमा में कैसे चली गई। मिंगसी फिर जैसे ही बाहर निकलती है वहाँ पास तो काफी सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसके ऊपर बोलने लगे थे क्या आपसे मेडिकल में एक्सीडेंट हो गया, एक मरीज को आप ठीक नहीं कर पाई। एक्चुअल में वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि कैप्टन फू की मॉम थी। यहाँ पर तो सारे रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि आपके सासू में उनके बीच आपके मतभेद थे, उस मतभेद के चलते आपने ऐसा किया। मिंगसी के ऊपर तो सारे रिपोर्टर्स इल्जाम लगाए पड़े थे। तब यहाँ पे कैप्टन फू आ जाता है और कहते हैं कि मिंगसी और मेरी मॉम के बीच कोई भी मतभेद नहीं थे, क्या आप इस तरह के बकवास रिपोर्ट्स लेकर आप मीडिया में फैलाना चाहती हैं? अगर आप ऐसे ही झूठी खबरें उड़ाएंगी तो मैं पुलिस में केस कर दूंगा। इतना कहकर वो मिंगसी को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में मिंगसी फू से कह रही होती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते। कैप्टन फू कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम मेरी वाइफ ही हो। मिंगसी कहती है कि ये सर्जरी मैंने अच्छे से की है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे नहीं पता सर्जरी में क्या हुआ। कैप्टन फू कहता है कि सर्जरी करते वक्त तुम्हें कोई डिफरेंट कुछ लगा। मिंगसी भी फिर अपना दिमाग लगा रही होती है। फिर वो उसे कहती है कि सर्जरी असफल रही, ये उन रिपोर्टर्स को कैसे पता चला। मिंगसी कहती है मुझे पता चल गया, ऑपरेशन असफल क्यों हुआ है, किसी ने ऑपरेशन में छेड़छाड़ की है। वो कहते हैं कि कोई इस ऑपरेशन का यूज तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। मिंगसी कहती है कि एलन की फ्रेंड। फिर वो ना एलन के फ्रेंड के पास जाती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम सर्जरी की मेडिसिन बदल रही हो क्या, मेरी सासू मॉम कोमा में है। यहाँ पर तो वो बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिंगसी कहती है कि पुलिस इसके बारे में चर्चा की तरीके से कर लेगी, तुम एक मर्डर बनने जा रही हो, अगर तुम सही मर्डर को पेश कर दो तो तुम्हारी सजा थोड़ा कम हो सकती है या फिर तुम बच भी सकती हो, वरना नतीजा तुम्हें पता है। इतना कहकर मिंगसी वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर तो एलन की फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है। इस वजह से वो कहती है कि रुको मैं सच बता दूंगी। बाद में मिंगसी ना अपनी सासू मॉम को ठीक कर देती है। एक्चुअल में उनकी मेडिसिन चेंज कर दी गई थी। मिंगसी यहाँ पर अपनी सासू मॉम से कहती है मुझे आपसे एक बात करनी है, आपको ना मरने का नाटक करना होगा। बाद में मिंगसी को हक करके बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि मेरी सासू मॉम नहीं रही, वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स भी थे। ना सुनकर तो यहाँ पर एलिन आ जाती है मटकते हुए। एलिन कहती है कि रियलिटी को स्वीकार करना सीखो और कहती है कि मुझे तुम्हारे नुकसान के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है। मिंगसी तो यहाँ पर उसे एक स्लैप चढ़ देती है। कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मॉम जाग रही है, तुम अभी भी इस विषय में चिंतित हो। पर तो एलिन टेंशन दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है। मिंगसी तो उसके एक स्लैप और चढ़ देती है। वो कहते हैं कि मॉम आप बाहर आ जाइए। यहाँ पर तो फू की मॉम को सही सलामत देखकर एलिन शॉक हो जाती है और वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स भी शॉक हो गए थे। यहाँ पर तो सभी रिपोर्टर्स फोटो वगैरह खींचने लग गए थे और कहते हैं कि ये पहली सर्जरी है जो सक्सेसफुल हुई है और बिल्कुल न्यू मेथड्स हैं। यहाँ पर तो एलिन बिल्कुल पागल से बिहेव कर रही होती है और कहती है कि पॉसिबल नहीं है। मिंगसी कहती है कि तुम्हारी बेस्टी ने पहले ही सब कुछ पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, अब तुम्हें बस ये सोचना है कि पुलिस के सामने तुम क्या बोलोगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलिन को पकड़ कर ले गई थी। नेक्स्ट सीन में मिंगसी प्रोफेसर के पास होती है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुमको अब और नहीं पढ़ा सकता। मिंगसी कहती है कि क्या आपने मुझे जॉब से फायर कर दिया। यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं,
क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा ही जानती हो। और हाँ, मैं कॉलेज से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट मिल जाए। नेक्स्ट सीन मिंगसी जॉब के लिए दूसरी सिटी में चली जाती है क्योंकि उसको वहीं पे जॉब मिल गई थी और वो भी वहीं पे अपना ट्रांसफर करवा लेता है, तो वो भी वहीं पे साथ में आ गए थे। यहाँ पर ये दोनों बहुत खुश थे। मिंगसी कहती है कि थैंक यू सो मच, मेरे चक्कर में तुमने भी अपना ट्रांसफर यहाँ करवा लिया। वो कहता है कि थैंक यू बाद में कर लेना, अभी कुछ मौज मस्ती करते हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। और मिंगसी से कहता है कि वाइफी चलो एक बेबी को बर्थ दे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिंगसी की स्पीच दे रही होती है और मिंगसी भी एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। बाद में यहाँ पर वो अपने बेबी के साथ खुश थी। मिंगसी यहाँ पर अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हूँ बस एक न्यू स्टोरी